मिडनाइट ऑफ फियर में आपका स्वागत है। इस ऑडियो बुक में हम ब्रैम स्टोकर द्वारा लिखित द कमिंग ऑफ एबेल बेहना की खोज करते हैं, जो एक ऐसी भयावह कहानी है जिसमें त्रासदी और अलौकिक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एबेल बेहना के जीवन का अनुसरण करती है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका दुखद अतीत और बदला लेने की अथक खोज उसे एक अंधेरे और भयावह मुठभेड़ में ले जाती है। जैसे जैसे वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखाएं धुंधली होती जाती हैं, एबेल का भाग्य उसके नियंत्रण से परे शक्तियों के साथ जुड़ता जाता है। जुनून, नुकसान और अनसुलझे दुख के अंधेरे परिणामों की इस कहानी को उजागर करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। अप्रैल की शुरुआत में पेनकैसल का छोटा कॉर्निश बंदरगाह चमकीला था, जब सूरज एक लंबी और कठोर सर्दी के बाद मानो ठहर गया था। चट्टान नीले रंग की पृष्ठभूमि के खिलाफ साहसपूर्वक और काले रंग से उभरी हुई थी, जहां धुंध में धुंधला होता आकाश दूर क्षितिज से मिल रहा था। समुद्र असली कॉर्निश रंग का था, नीलम, सिवाय उन जगहों के जहां यह चट्टानों के नीचे अथाह गहराई में गहरे पन्ने के हरे रंग में बदल गया था, जहां सील गुफाएं अपने भयानक जबड़े खोलती थीं। ढलानों पर घास सूखी और भूरी थी। फर्ज झाड़ियों की कांटियां राख के समान भूरे रंग की थीं, लेकिन उनके फूलों का सुनहरा पीला रंग पहाड़ी के किनारे बह रहा था। जैसे जैसे चट्टान ऊपर आती गई, लाइनों में डूबता गया और पैच और डॉट्स में कम होता गया, जब तक कि अंत में यह पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया। जहां समुद्री हवाएं उभरी हुई चट्टानों के चारों ओर बह गईं और वनस्पति को काट दिया, जैसे कि हमेशा काम करने वाले हवाई कैंची से। पूरी पहाड़ी अपने भूरे रंग और पीले रंग की चमक के साथ एक विशाल पीले हथौड़े की तरह थी। समुद्र से ऊंची चट्टानों के बीच और एक अकेली चट्टान के पीछे खुला छोटा सा बंदरगाह कई गुफाओं और धौंकनी से भरा हुआ था, जिसके माध्यम से तूफान के समय समुद्र अपनी गड़गड़ाहट भरी आवाज के साथ साथ बहते हुए झाग का फव्वारा भेजता था। इसलिए यह एक सर्पीले रास्ते में पश्चिम की ओर मुड़ गया। इसके प्रवेश द्वार पर दो छोटे घुमावदार खंभे थे, जो बाएं और दाएं थे। ये मोटे तौर पर काले स्लेट से बने थे, जो बीच में रखे गए थे और लोहे की पट्टियों से बंधे बड़े बीम से एक साथ जुड़े हुए थे। वहां से यह धारा के चट्टानी तल पर बहता था, जिसकी सर्दियों की बाढ़ ने पुराने समय में पहाड़ियों के बीच अपना रास्ता बना लिया था। यह धारा पहले गहरी थी। जहां जहां यह चौड़ी होती गई, वहां कम पानी में टूटी हुई चट्टान के टुकड़े दिखाई देते थे, जो छेदों से भरे हुए थे, जहां ज्वार के उतार पर केकड़े और झींगे पाए जाते थे। चट्टानों के बीच से मजबूत खंभे निकले हुए थे, जिनका इस्तेमाल बंदरगाह पर अक्सर आने वाले छोटे तटीय जहाजों को मोड़ने के लिए किया जाता था। ऊपर की ओर धारा अभी भी गहरी बह रही थी, क्योंकि ज्वार बहुत अंदर की ओर बह रहा था, लेकिन हमेशा शांत रहता था, क्योंकि सबसे भयंकर तूफान की सारी ताकत नीचे टूट जाती थी। लगभग चौथाई मील अंदर की ओर धारा उच्च जल पर गहरी थी, लेकिन कम ज्वार पर दोनों तरफ नीचे की ओर एक ही टूटी हुई चट्टान के टुकड़े थे, जिनके बीच से प्राकृतिक धारा का मीठा पानी बहता था और ज्वार के कम होने के बाद कलकल करता था। यहां भी मछुआरों की नावों के लिए लंगर के खंभे थे। नदी के दोनों ओर लगभग उच्च ज्वार के स्तर पर झोपड़ियों की एक पंक्ति थी। वे सुंदर झोपड़ियां थीं, मजबूती से और आराम से बनी हुई, जिनके सामने पुराने जमाने के पौधों, फूलों वाले करंट, रंगीन प्राइमरोज, वॉलफ्लावर और स्टोन क्रॉप से भरे हुए छोटे छोटे बगीचे थे। उनमें से कई के सामने क्लेमैटिस और विस्टेरिया चढ़े हुए थे। सभी की खिड़की के किनारे और दरवाजे के खंभे बर्फ की तरह सफेद थे, और प्रत्येक तक पहुंचने वाला छोटा रास्ता हल्के रंग के पत्थरों से पक्का था। कुछ दरवाजों पर छोटे छोटे बरामदे थे, जबकि अन्य पर पेड़ों के तने या पुराने बैरल से काटी गई देहाती सीटें थीं। लगभग हर मामले में खिड़की के किनारों पर फूलों या पत्तेदार पौधों के बक्से या गमले भरे हुए थे। नदी के उस पार दो आदमी एक दूसरे के बिल्कुल सामने झोपड़ियों में रहते थे। दो आदमी, दोनों युवा, दोनों सुंदर, दोनों समृद्ध, और जो बचपन से ही साथी और प्रतिद्वंद्वी थे। एबेल बेहना जिप्सी अंधेरे से काली थी, जिसे फोनीशियन खनन पथिक अपने रास्ते में छोड़ गए थे। एरिक सैनसन, जिसे स्थानीय पुरातत्वविद ने सागा मनसन का अपभ्रंश कहा था, गोरा था, जिसका लाल रंग जंगली नॉर्समैन के रास्ते को चिह्नित करता था। ऐसा लगता था कि इन दोनों ने शुरू से ही एक दूसरे को एक साथ काम करने और संघर्ष करने, एक दूसरे के लिए लड़ने और सभी प्रयासों में एक दूसरे के पीछे खड़े होने के लिए चुना था।
उन्होंने अब एक ही लड़की से प्यार करके अपनी एकता के मंदिर पर पत्थर रख दिया था। सारा ट्रेफुसिस निश्चित रूप से पेन कैसल की सबसे सुंदर लड़की थी, और ऐसे कई युवा थे जो खुशी खुशी उसके साथ अपना भाग्य आजमाना चाहते थे। लेकिन दो लोगों के बीच मुकाबला था, और इनमें से प्रत्येक बंदरगाह का सबसे मजबूत और सबसे दृढ़ व्यक्ति था दूसरे को छोड़कर। औसत युवा पुरुष ने सोचा कि यह बहुत कठिन था, और इसके कारण तीनों प्रमुखों में से किसी के प्रति भी कोई सद्भावना नहीं थी। जबकि औसत युवा महिला, जो कि किसी और बुरी घटना से बचने के लिए अपने प्रेमी की बड़बड़ाहट और दूसरे दर्जे की होने की भावना को सहन कर लेती थी, निश्चित रूप से सारा को दोस्ताना नजर से नहीं देखती थी। इस प्रकार 1 या 2 साल के दौरान, क्योंकि देहाती प्रेमालाप एक धीमी प्रक्रिया है, दोनों पुरुष और महिला ने खुद को एक साथ पाया। वे सभी संतुष्ट थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और सारा, जो घमंडी और कुछ हद तक तुच्छ थी, ने पुरुषों और महिलाओं दोनों से चुपचाप अपना बदला लेने का ख्याल रखा। जब एक युवा महिला अपने चलने में केवल एक असंतुष्ट युवा पुरुष का दावा कर सकती है, तो उसके लिए यह देखना कोई विशेष खुशी की बात नहीं है कि उसका अनुचर 2 समर्पित स्वामियों द्वारा समर्थित एक बेहतर दिखने वाली लड़की पर भेड़ की नजर से देखता है। आखिरकार वह समय आया जिससे सारा डरती थी और जिसे वह दूर रखने की कोशिश करती थी। वह समय जब उसे 2 पुरुषों में से किसी एक को चुनना था। वह उन दोनों को पसंद करती थी, और वास्तव में उनमें से कोई भी एक अधिक सख्त लड़की के विचारों को संतुष्ट कर सकता था। लेकिन उसका मन इस तरह से बना हुआ था कि वह इस बारे में अधिक सोचती थी कि वह क्या खो सकती है, बजाय इसके कि वह क्या हासिल कर सकती है। और जब भी उसे लगता था कि उसने अपना मन बना लिया है, तो वह तुरंत अपने चयन की समझदारी पर संदेह करने लगती थी। हमेशा वह आदमी जिसे उसने संभवतः खो दिया था, उसे नए और अधिक भरपूर लाभों की फसल के साथ फिर से संपन्न किया गया, जो उसके स्वीकार किए जाने की संभावना से कभी उत्पन्न नहीं हुआ था। उसने प्रत्येक व्यक्ति से वादा किया कि वह अपने जन्मदिन पर उसे उसका जवाब देगी, और वह दिन 11 अप्रैल अब आ गया था। वादे अकेले और गोपनीय रूप से किए गए थे, लेकिन प्रत्येक एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया था जो भूलने की संभावना नहीं थी। सुबह सुबह उसने दोनों पुरुषों को अपने दरवाजे के आसपास मंडराते हुए पाया। दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को अपने भरोसे में नहीं लिया था, और दोनों ही बस अपना जवाब पाने का एक मौका तलाश रहे थे, और अगर जरूरत पड़ी तो अपने मामले को आगे बढ़ा रहे थे। डेमन एक नियम के रूप में प्रस्ताव करते समय पाइथियस को अपने साथ नहीं ले जाता है, और प्रत्येक व्यक्ति के दिल में उसके अपने मामले दोस्ती की किसी भी आवश्यकता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। इसलिए पूरे दिन वे एक दूसरे से मिलते रहे। यह स्थिति निस्संदेह सारा के लिए कुछ हद तक शर्मनाक थी, और हालांकि उसे इस बात से संतुष्टि मिल रही थी कि उसे इस तरह से पूजा जाना चाहिए, फिर भी ऐसे क्षण थे जब वह दोनों पुरुषों के इतने जिद्दी होने से नाराज थी। ऐसे क्षणों में उसकी एकमात्र सांत्वना यह थी कि जब वह दूसरी लड़कियों को देखती थी तो उनके दिलों में ईर्ष्या भर जाती थी, जो उनके दिलों में भर जाती थी। सारा की माँ एक साधारण और गंदे विचारों वाली व्यक्ति थी, और मामलों की स्थिति को देखते हुए उसका एक इरादा, जो लगातार अपनी बेटी को सबसे स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करता था, मामलों को इस तरह से व्यवस्थित करना था कि सारा को दोनों पुरुषों से वह सब कुछ मिल जाए जो संभव हो सके। इस उद्देश्य से उसने चालाकी से अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग के मामले में खुद को यथासंभव पृष्ठभूमि में रखा था और चुपचाप देखती रही थी। पहले तो सारा उसके घिनौने विचारों के कारण उससे नाराज थी, लेकिन हमेशा की तरह उसकी कमजोर प्रकृति ने दृढ़ता के आगे हार मान ली, और अब वह स्वीकार करने की स्थिति में पहुंच गई थी। उसे आश्चर्य नहीं हुआ जब उसकी मां ने घर के पीछे छोटे से आंगन में उससे फुसफुसाते हुए कहा, थोड़ी देर के लिए पहाड़ी पर चढ़ जाओ, मैं इन दोनों से बात करना चाहती हूँ। वे दोनों तुम्हारे लिए बहुत गर्म हैं, और अब समय आ गया है कि तुम सब कुछ ठीक कर लो। सारा ने कमजोर ढंग से विरोध करना शुरू किया, लेकिन उसकी मां ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं तुम्हें बता दूं बेटी कि मैंने मन बना लिया है। ये दोनों आदमी तुम्हें चाहते हैं, और केवल एक ही तुम्हें पा सकता है। लेकिन तुम्हारे चुनने से पहले ही यह तय हो जाएगा कि तुम दोनों के पास जो कुछ भी है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। बहस मत करो बच्ची, पहाड़ी पर चढ़ो, और जब तुम वापस आओगी तो मैं इसे ठीक कर दूंगा। मुझे एक रास्ता बहुत आसान दिखाई देता है। इसलिए साराह सुनहरी फर्ज के बीच
संकरी पगडंडियों से होकर पहाड़ी पर चढ़ गई और श्रीमती ट्रेफुसिस छोटे से घर के लिविंग रूम में उन दोनों आदमियों के साथ शामिल हो गईं। उन्होंने उस हताश साहस के साथ हमला बोला जो सभी माताओं में होता है जब वे अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं, चाहे उनके विचार कितने भी बुरे क्यों ना हों। तुम दोनों आदमी, तुम दोनों मेरी सारा से प्यार करते हो। उनकी शर्मीली चुप्पी ने इस बेबाक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। वह बोलती रही, तुम दोनों के पास ज्यादा कुछ नहीं है। फिर से उन्होंने नरम अभियोग में मौन सहमति व्यक्त की। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों में से कोई भी पत्नी रख सकता है। हालांकि दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे और हाव भाव से स्पष्ट असहमति प्रकट हुई। श्रीमती ट्रेफुसिस ने कहा, लेकिन अगर तुम दोनों के पास जो कुछ है उसे एक साथ रख दोगे तो तुम दोनों में से एक के लिए एक आरामदायक घर बन जाएगा और सारा के लिए। उसने अपनी चालाक आंखों को आधा बंद करके पुरुषों को गौर से देखा और फिर अपनी जांच से संतुष्ट होकर कि विचार स्वीकार कर लिया गया है, वह जल्दी से बोली, मानो बहस को रोकना चाहती हो। लड़की तुम दोनों को पसंद है और शायद उसके लिए चुनना मुश्किल हो। तुम दोनों उसके लिए क्यों नहीं तय कर लेते? पहले अपने पैसे एक साथ लगाओ। तुम दोनों ने थोड़ा बहुत जमा कर रखा है, मुझे पता है। भाग्यशाली आदमी को सारा पैसा लेने दो और उससे थोड़ा बहुत सौदा करने दो और फिर घर आकर उससे शादी कर लो। मुझे लगता है कि तुम दोनों में से कोई भी डरता नहीं है और तुम दोनों में से कोई भी यह नहीं कहेगा कि वह उस लड़की के लिए इतना कुछ नहीं करेगा जिसे तुम दोनों प्यार करते हो। हाबिल ने चुप्पी तोड़ी। लड़की के लिए यह सही बात नहीं लगती। वह खुद भी इसे पसंद नहीं करेगी और यह उसे सम्मानजनक भी नहीं लगता। एरिक ने बीच में टोकते हुए कहा। उसे पता था कि अगर सारा उन दोनों में से किसी एक को चुनना चाहेगी तो उसके पास एबेल जितना मौका नहीं होगा। क्या तुम खतरे से डरते हो? मैं नहीं, एबेल ने साहसपूर्वक कहा। श्रीमती ट्रेफुसिस ने देखा कि उनका विचार काम करने लगा है, इसलिए उन्होंने लाभ उठाना शुरू कर दिया। यह तय है कि तुम उसके लिए घर बनाने के लिए अपना पैसा इकट्ठा करोगे, चाहे तुम उसके लिए टॉस करो या उसे चुनने के लिए छोड़ दो। हाँ, एरिक ने जल्दी से कहा और एबेल ने भी उतनी ही दृढ़ता से सहमति जताई। मिसेस ट्रेफुसिस की छोटी चालाक आंखें चमक उठीं। उसने यार्ड में सारा के कदमों की आहट सुनी और कहा, अच्छा, वह आ रही है और मैं यह काम उस पर छोड़ता हूं। और वह बाहर चली गई। पहाड़ी पर अपनी संक्षिप्त सैर के दौरान सारा अपना मन बनाने की कोशिश कर रही थी। उसे अपनी परेशानी के लिए दोनों पुरुषों पर लगभग गुस्सा आ रहा था और जैसे ही वह कमरे में आई उसने संक्षेप में कहा, मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहती हूं। फ्लैगस्टाफ रॉक पर आओ, जहां हम अकेले रह सकते हैं। उसने अपनी टोपी ली और घर से बाहर निकलकर घुमावदार रास्ते से एक खड़ी चट्टान पर पहुंची, जिस पर एक ऊंचा झंडा लगा हुआ था, जहां कभी मलबे को हटाने वालों की आग की टोकरी जला करती थी। यह वह चट्टान थी जो छोटे बंदरगाह के उत्तरी जबड़े का निर्माण करती थी। रास्ते में सिर्फ 2 लोगों के लिए बराबर जगह थी और यह उस समय की स्थिति को अच्छी तरह से दर्शाता है जब एक तरह की निहित व्यवस्था के अनुसार सारा पहले चली गई और 2 आदमी उसके पीछे पीछे बराबर बराबर चलते हुए और कदम मिलाते हुए चले। इस समय तक हर आदमी का दिल ईर्ष्या से उबल रहा था। जब वे चट्टान के शीर्ष पर पहुंचे तो सारा झंडे के सहारे खड़ी हो गई और 2 युवक उसके सामने खड़े हो गए। उसने ज्ञान और इरादे से अपनी स्थिति चुनी थी, क्योंकि उसके बगल में खड़े होने के लिए किसी के लिए जगह नहीं थी। वे सभी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर सारा हंसने लगी और बोली, मैंने तुम दोनों से आज ही जवाब देने का वादा किया था। मैं सोचता रहा, जब तक कि मुझे तुम दोनों पर गुस्सा नहीं आने लगा कि तुम लोगों ने मुझे इतना परेशान किया, और अब भी मैं अपना मन बनाने के करीब नहीं पहुंच पाया हूं। एरिक ने अचानक कहा, चलो हम इसके लिए टॉस करते हैं बेटी। सारा ने प्रस्ताव पर किसी भी तरह का आक्रोश नहीं दिखाया। उसकी मां के शाश्वत सुझाव ने उसे इस तरह की किसी चीज को स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित किया था और उसके कमजोर स्वभाव ने उसे कठिनाई से बाहर निकलने के किसी भी तरीके को समझने में आसान बना दिया था। वह नीचे झुकी आंखों से अपनी पोशाक की आस्तीन को बेकार में खींचती हुई खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उसने प्रस्ताव को मौन रूप से स्वीकार कर लिया है। दोनों पुरुषों ने सहज रूप से यह महसूस किया कि प्रत्येक ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला, उसे हवा में घुमाया और अपना दूसरा हाथ हथेली पर रख दिया जिस पर वह पड़ा था। कुछ सेकंड के लिए वे इस तरह चुप रहे। फिर एबेल, जो पुरुषों में अधिक विचारशील था, बोला, सारा, क्या यह अच्छा है? बोलते हुए उसने सिक्के से अपना ऊपरी हाथ हटाया
और सिक्के को वापस अपनी जेब में रख लिया। सारा चिढ़ गई। अच्छा हो या बुरा, मेरे लिए ये काफी है। इसे ले लो या छोड़ दो, जैसा तुम चाहो, उसने कहा, जिस पर उसने तुरंत उत्तर दिया, नहीं बेटी, जो कुछ भी तुम्हें चिंतित करता है वह अब मेरे लिए अच्छा है। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ताकि तुम्हें आगे चलकर कोई दुख या निराशा ना हो। अगर तुम एरिक से ज्यादा प्यार करती हो या मुझसे, तो भगवान के नाम पर ऐसा कहो, और मुझे लगता है कि मैं अब अलग रहने के लिए योग्य हूं। इसी तरह अगर मैं ही हूं तो हम दोनों को जीवन भर के लिए दुखी मत बनाओ। मुश्किलों का सामना करते हुए सारा की कमजोरी ने खुद को प्रकट किया। उसने अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखा और रोने लगी, कहने लगी, यह मेरी मां थी, वह मुझे बताती रहती है। इसके बाद जो सन्नाटा छाया उसे एरिक ने तोड़ा और उसने एबेल से गर्मजोशी से कहा, लड़की को अकेला छोड़ दो, है ना? अगर वह यह रास्ता चुनना चाहती है तो उसे चुनने दो। मेरे लिए यही काफी है, और तुम्हारे लिए भी। उसने अब यह कह दिया है और उसे इसका पालन करना ही होगा। इस पर सारा अचानक गुस्से में उसकी ओर मुड़ी और चिल्लाई, अपनी जुबान संभालो, वैसे भी इससे तुम्हें क्या लेना देना? और वह फिर से रोने लगी। एरिक इतना हैरान था कि उसके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था, लेकिन वह खास तौर पर मूर्ख की तरह खड़ा था। उसका मुंह खुला था और उसके हाथ अभी भी सिक्के के बीच में थे। सब चुप थे, जब तक कि सारा ने अपने चेहरे से हाथ हटाकर उन्मादपूर्ण तरीके से हंसते हुए कहा, चूंकि तुम दोनों अभी अपना मन नहीं बना पा रहे हो, इसलिए मैं घर जा रही हूं। और वह जाने के लिए मुड़ी। रुको, एबेल ने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, एरिक, तुम सिक्का पकड़ो और मैं रोऊंगा। अब इससे पहले कि हम इसे सुलझाएं, हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, जो आदमी जीतता है वह हम दोनों के पास मौजूद सारा पैसा ले लेता है, उसे ब्रिस्टल ले जाता है और जहाज से यात्रा पर ले जाता है और उससे व्यापार करता है। फिर वह वापस आता है और सारा से शादी करता है, और वे दोनों व्यापार के परिणाम स्वरूप जो कुछ भी हो सब कुछ अपने पास रख लेते हैं। क्या यही हम समझते हैं? हाँ, एरिक ने कहा। सारा ने कहा, मैं अपने अगले जन्मदिन पर उससे शादी करूंगी। यह कहते ही उसके व्यवहार की असहनीय स्वार्थी भावना ने उसे झकझोर दिया और वह अचानक लाल हो गई। दोनों पुरुषों की आंखों में आग की चमक दिखाई दी। एरिक ने कहा, 1 साल तो हो ही जाएगा, जो आदमी जीतेगा उसे 1 साल मिलेगा। टॉस! एबेल चिल्लाया और सिक्का हवा में घूम गया। एरिक ने उसे पकड़ लिया और फिर से अपने फैले हुए हाथों में थाम लिया। सिर! एबेल चिल्लाया। बोलते समय उसके चेहरे पर पीलापन छा गया। जैसे ही वह देखने के लिए आगे झुका, सारा भी आगे झुक गई और उनके सिर लगभग छू गए। वह महसूस कर सकता था कि सारा के बाल उसके गाल पर उड़ रहे थे और यह उसके अंदर आग की तरह रोमांचित कर रहा था। एरिक ने अपना ऊपरी हाथ उठाया। सिक्का अपने सिर के साथ ऊपर की ओर पड़ा था। एबेल आगे बढ़ा और सारा को अपनी बाहों में ले लिया। एक शाप के साथ एरिक ने सिक्के को समुद्र में दूर फेंक दिया। फिर वह झंडे के सहारे झुक गया और अपने हाथों को अपनी जेबों में डालकर दूसरों को घूरने लगा। एबेल ने सारा के कानों में जोश और खुशी के जंगली शब्द फुसफुसाए, और जैसे ही उसने सुना, उसे विश्वास होने लगा कि भाग्य ने उसके गुप्त हृदय की इच्छाओं की सही व्याख्या की है और वह एबेल से सबसे अधिक प्यार करती है। कुछ ही देर में एबेल ने ऊपर देखा और एरिक के चेहरे पर सूर्यास्त की आखिरी किरण पड़ी। लाल रोशनी ने उसके चेहरे के प्राकृतिक लालपन को और भी गहरा कर दिया और वह ऐसा लग रहा था मानो वह खून में डूबा हुआ हो। एबेल को उसकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब जब उसका खुद का दिल शांत था तो वह अपने दोस्त के लिए पूरी तरह से दया महसूस कर सकता था। वह उसे सांत्वना देने के इरादे से उसके पास गया और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, यह मेरा मौका था बूढ़े लड़के, मुझसे नाराज मत होना। मैं सारा को एक खुशहाल महिला बनाने की कोशिश करूंगा और तुम हम दोनों के लिए एक भाई बनोगे। भाई को धिक्कार है। एरिक ने बस इतना ही जवाब दिया और वह मुड़ गया। जब वह पथरीले रास्ते से कुछ कदम नीचे चला गया तो वह मुड़ा और वापस आ गया। एबेल और सारा के सामने खड़े होकर, जिन्होंने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया था, उसने कहा, तुम्हारे पास 1 साल है, इसका पूरा फायदा उठाओ और सुनिश्चित करो कि तुम अपनी पत्नी को पाने के लिए समय पर पहुंच जाओ। 11 अप्रैल को शादी करने के लिए समय पर वापस आ जाओ। अगर तुम नहीं आते तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने विवाह के लिए समय पर वापस आ जाऊंगा और तुम बहुत देर से वापस आ पाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा एरिक? तुम पागल हो। तुमसे ज्यादा पागल नहीं हूं एबेल बेहना। तुम जाओ, यही तुम्हारा मौका है। मैं रुकता हूं, यही मेरा मौका है। मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं अपने पैरों के नीचे घास उगने दूं। साराह ने 5 मिनट पहले जितना तुम्हारा ख्याल रखा था उतना ही मेरा भी था,
और हो सकता है कि तुम्हारे चले जाने के 5 मिनट बाद वह फिर से उसी बात पर आ जाए। तुम सिर्फ एक अंक से जीते हो। खेल बदल सकता है, खेल नहीं बदलेगा, एबेल ने संक्षेप में कहा। सारा, तुम मेरे प्रति वफादार रहोगी? जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम शादी नहीं करोगी? 1 साल के लिए, एरिक ने तुरंत कहा। यह सौदा है, सारा ने कहा। मैं इस साल के लिए वादा करती हूं। एबेल के चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई और वह बोलने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को संभाला और मुस्कुरा दिया। आज रात मुझे बहुत ज्यादा सख्त या नाराज नहीं होना चाहिए। आओ एरिक, हमने साथ में खेला और लड़ाई की। मैं निष्पक्ष रूप से जीता। मैंने हमारे प्रणय का पूरा खेल निष्पक्ष रूप से खेला। ये बात तुम भी उतनी ही अच्छी तरह जानते हो जितनी मैं जानता हूं। और अब जब मैं जा रहा हूं तो मैं अपने पुराने और सच्चे साथी से मदद की उम्मीद करूंगा। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, एरिक ने कहा। इसलिए हे भगवान मेरी मदद करो। यह भगवान की मदद थी, एबेल ने सरलता से कहा। एरिक ने गुस्से से कहा, तो उसे तुम्हारी मदद करते रहने दो। शैतान मेरे लिए काफी है। और बिना एक और शब्द कहे वह खड़ी पगडंडी से नीचे उतर गया और चट्टानों के पीछे गायब हो गया। जब वह चला गया तो हाबिल को सारा के साथ कुछ सुखद समय बिताने की उम्मीद थी, लेकिन सारा की पहली टिप्पणी ने उसे डरा दिया। एरिक के बिना यह सब कितना अकेला लगता है। और यह नोट तब तक सुनाई देता रहा जब तक वह उसे घर पर छोड़कर नहीं चला गया, और उसके बाद भी। अगली सुबह सुबह एबेल ने अपने दरवाजे पर शोर सुना और बाहर जाकर देखा कि एरिक तेजी से चला जा रहा है। सोने और चांदी से भरा एक छोटा सा कैनवास बैग दहलीज पर रखा था। उस पर पिन किए गए कागज के एक छोटे से टुकड़े पर लिखा था, पैसे ले लो और जाओ, मैं यहीं रहूंगा। भगवान तुम्हारे लिए, शैतान मेरे लिए। 11 अप्रैल को याद रखो। एरिक सैनसन। उस दोपहर एबेल ब्रिस्टल चला गया और एक हफ्ते बाद स्टार ऑफ द सी पर सवार होकर पहांग के लिए रवाना हुआ। उसका पैसा, जिसमें एरिक का पैसा भी शामिल था, सस्ते खिलौनों के एक सौदे के रूप में जहाज पर था। उसे ब्रिस्टल के एक चतुर बूढ़े नाविक ने सलाह दी थी, जिसे वह जानता था और जो चेरसोनीज के तौर तरीकों को जानता था, जिसने भविष्यवाणी की थी कि निवेश किया गया हर पैसा एक शिलिंग के साथ वापस मिलेगा। जैसे जैसे साल बीतता गया, सारा का मन और भी विचलित होता गया। एरिक हमेशा अपने जिद्दी दबंग अंदाज में उससे प्यार करने के लिए तैयार रहता था और इस पर उसे कोई आपत्ति नहीं थी। एबेल से सिर्फ एक पत्र आया जिसमें बताया गया था कि उसका उद्यम सफल साबित हुआ है और उसने ब्रिस्टल के बैंक में लगभग 200 पाउंड भेजे हैं और 50 पाउंड शेष बचे माल से चीन के लिए व्यापार कर रहा है, जहां स्टार ऑफ द सी को भेजा गया था और जहां से वह ब्रिस्टल वापस लौटेगी। उसने सुझाव दिया कि एरिक का उद्यम का हिस्सा उसे मुनाफे के अपने हिस्से के साथ वापस कर दिया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को एरिक ने गुस्से से लिया और सारा की मां ने इसे सिर्फ बचकाना बताया। तब से 6 महीने से अधिक समय बीत चुका था, लेकिन कोई दूसरा पत्र नहीं आया था और एरिक की उम्मीदें, जो पहांग से आए पत्र से धराशायी हो गई थीं, फिर से बढ़ने लगी। वह सारा को लगातार अगर के साथ घेरता रहा। अगर एबेल वापस नहीं आया तो क्या वह उससे शादी करेगी? अगर 11 अप्रैल एबेल के बंदरगाह में न होने के बावजूद बीत गई तो क्या वह उसे छोड़ देगी? अगर एबेल ने अपनी संपत्ति ले ली होती और उसके बदले में किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली होती, तो क्या वह सच्चाई का पता चलते ही एरिक से शादी कर लेती? और इसी तरह की अनगिनत संभावनाएं हैं। महिला की कमजोर प्रकृति पर दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय की शक्ति समय के साथ प्रकट हुई। सारा ने एबेल पर अपना विश्वास खोना शुरू कर दिया और एरिक को एक संभावित पति के रूप में देखना शुरू कर दिया। और एक संभावित पति एक महिला की नजर में सभी अन्य पुरुषों से अलग होता है। उसके सीने में उसके लिए एक नया स्नेह पैदा होने लगा और अनुमत प्रेमालाप की दैनिक परिचितता ने बढ़ते स्नेह को और बढ़ा दिया। सारा एबेल को अपने जीवन की राह में एक चट्टान के रूप में देखने लगी थी और यदि उसकी मां उसे ब्रिस्टल बैंक में पहले से ही छिपे हुए अच्छे भाग्य की लगातार याद न दिलाती, तो वह एबेल के अस्तित्व के तथ्य के प्रति अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर लेती। 11 अप्रैल को शनिवार था, इसलिए उस दिन विवाह करने के लिए यह आवश्यक था कि रविवार 22 मार्च को विवाह की घोषणा की जाए। उस महीने की शुरुआत से ही एरिक लगातार एबेल की अनुपस्थिति के विषय पर बात करता रहा और उसकी मुखर राय कि एबेल या तो मर चुकी है या विवाहित है, महिला के दिमाग में वास्तविकता बनने लगी। जैसे जैसे महीने का पहला भाग बीतता गया, एरिक अधिक खुश होता गया और 15 तारीख को चर्च के बाद वह सारा को फ्लैगस्टाफ रॉक की सैर पर ले गया।
वहां उसने खुद को दृढ़ता से व्यक्त किया। मैंने हाबिल से कहा था, और तुमसे भी, कि अगर वह 11वीं तारीख को अपने बैनर लगाने के लिए यहाँ नहीं आया तो मैं 12वीं तारीख को अपने बैनर लगा दूंगी। अब समय आ गया है जब मुझे ऐसा करना है। उसने अपना वचन नहीं निभाया। यहाँ सारा ने अपनी कमजोरी और अनिर्णय के कारण कहा, उसने अभी तक इसे नहीं तोड़ा है। एरिक ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। अगर तुम उसका साथ देना चाहते हो, उसने कहा, और अपने हाथों को झंडे पर जोर से मारा, जिससे एक कांपती हुई फुसफुसाहट निकली। ठीक है और अच्छा है, मैं अपना हिस्सा निभाऊंगा। रविवार को मैं प्रतिबंधों की सूचना दूंगा, और अगर तुम चाहो तो चर्च में उन्हें अस्वीकार कर सकते हो। अगर एबेल 11वीं तारीख को पेन कैसल में है तो वह उन्हें रद्द करवा सकता है और अपना खुद का प्रतिबंध लगवा सकता है, लेकिन तब तक मैं अपना रास्ता अपनाता हूं, और जो कोई मेरे रास्ते में आएगा उसके लिए धिक्कार है। ऐसा कहकर वह चट्टानी रास्ते से नीचे गिर गया, और सारा उसकी वाइकिंग ताकत और भावना की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि वह पहाड़ी को पार करते हुए चट्टानों के साथ साथ बुड की ओर चला गया। पूरे हफ्ते एबेल के बारे में कोई खबर नहीं मिली, और शनिवार को एरिक ने अपने और सारा ट्रेफुसिस के बीच विवाह के निषेध की सूचना दी। पादरी ने उससे इस बारे में बहस की होगी, क्योंकि हालांकि पड़ोसियों को औपचारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन एबेल के जाने के बाद से ही यह समझ में आ गया था कि वापस आने पर उसे सारा से विवाह करना था। लेकिन एरिक ने इस सवाल पर चर्चा नहीं की। यह एक दर्दनाक विषय है सर, उसने दृढ़ता से कहा, जिससे पादरी, जो एक बहुत ही युवा व्यक्ति था, प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। निश्चित रूप से सारा या मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है। इस मामले में कोई झगड़ा क्यों होना चाहिए? पादरी ने और कुछ नहीं कहा, और अगले दिन उसने पहली बार सभा में से एक सुनाई देने वाली गूंज के बीच में बैन पढ़े। सारा मौजूद थी, परंपरा के विपरीत, और हालांकि वह बहुत शर्मा रही थी, लेकिन उसने उन अन्य लड़कियों पर अपनी जीत का आनंद लिया जिनके बैन अभी तक नहीं आए थे। सप्ताह खत्म होने से पहले उसने अपनी शादी की पोशाक बनाना शुरू कर दिया। एरिक अक्सर उसके पास आता और उसे काम करते हुए देखता, और यह दृश्य उसके अंदर रोमांच पैदा कर देता। वह ऐसे समय में उससे तरह तरह की प्यारी बातें करता था, और दोनों के लिए प्रेम क्रीड़ा के स्वादिष्ट क्षण होते थे। 29 तारीख को दूसरी बार बैन पढ़े गए, और एरिक की उम्मीद और भी मजबूत होती गई। हालांकि उसके लिए कुछ ऐसे क्षण भी आए जब उसे लगा कि खुशी का प्याला उसके होठों से किसी भी पल आखिरी क्षण तक गिर सकता है। ऐसे समय में वह जोश से भरा हुआ था, हताश और बेपरवाह, और उसने अपने दांत पीस लिए और अपने हाथों को इस तरह से भींच लिया जैसे उसके पूर्वजों के पुराने बरसरकर क्रोध का कोई दाग अभी भी उसके खून में हो। उस सप्ताह के गुरुवार को उसने सारा को देखा और पाया कि वह धूप की फुहारों के बीच अपनी सफेद शादी की पोशाक को अंतिम रूप दे रही थी। उसका दिल खुशी से भर गया था, और उस महिला को देखना जो जल्द ही उसकी होने वाली थी उसे इतनी व्यस्तता से भर दिया, उसने उसे अकथनीय खुशी से भर दिया, और वह सुस्त परमानंद से बेहोश हो गया। झुककर उसने सारा के मुंह को चूमा और फिर उसके गुलाबी कान में फुसफुसाया, तुम्हारी शादी की पोशाक सारा, और मेरे लिए। जब वह उसकी प्रशंसा करने के लिए पीछे हटा तो उसने शरारती ढंग से ऊपर देखा और उससे कहा, शायद तुम्हारे लिए नहीं, एबेल के लिए अभी एक सप्ताह से अधिक समय है। और फिर निराशा में चिल्लाया, क्योंकि एक जंगली इशारे और एक भयंकर शपथ के साथ एरिक घर से बाहर निकल गया। उसके पीछे दरवाजा खटखटाया। इस घटना ने सारा को जितना संभव हो सकता था उससे कहीं अधिक परेशान कर दिया, क्योंकि इसने उसके सभी डर, संदेह और अनिर्णय को फिर से जगा दिया। वह थोड़ा रोई और अपने कपड़े पहने और खुद को शांत करने के लिए फ्लैगस्टाफ रॉक के शिखर पर थोड़ी देर के लिए बैठ गई। जब वह वहां पहुंची तो उसने वहां एक छोटे समूह को मौसम के बारे में उत्सुकता से चर्चा करते हुए पाया। समुद्र शांत था और सूरज चमक रहा था, लेकिन समुद्र के पार अंधेरे और प्रकाश की अजीब रेखाएं थीं, और किनारे के करीब चट्टानें झाग से घिरी हुई थीं, जो धाराओं के बहने के साथ बड़े सफेद मोड़ और घेरे में फैल गईं। हवा पीछे हट गई थी और तेज ठंडे झोंकों के साथ आ रही थी। ब्लो होल, जो फ्लैगस्टाफ चट्टान के नीचे बाहर की चट्टानी खाड़ी से लेकर भीतर के बंदरगाह तक था, बीच बीच में गड़गड़ाहट कर रहा था, और बंदरगाह के प्रवेश द्वार के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सीगल लगातार चीख रहे थे। यह बुरा लग रहा है, उसने एक बूढ़े मछुआरे को तटरक्षक से कहते सुना।
मैंने इसे एक बार पहले भी इसी तरह देखा था, जब ईस्ट इंडिया मैन कोरोमंडल डिजार्ट बे में टुकड़े टुकड़े हो गया था। सारा ने और सुनने का इंतजार नहीं किया। वह खतरे के मामले में डरपोक स्वभाव की थी और जहाज के मलबे और आपदाओं के बारे में सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह घर गई और अपनी पोशाक को पूरा करने में जुट गई। उसने मन ही मन तय किया कि जब एरिक उससे मिलने आएगा तो वह उसे खुश करेगी और अपनी शादी के बाद उसके साथ बराबरी करने का मौका पा लेगी। बूढ़े मछुआरे की मौसम की भविष्यवाणी सही साबित हुई। उस रात शाम के समय एक भयंकर तूफान आया। समुद्र ने स्काई से लेकर सिली तक पश्चिमी तटों को हिलाकर रख दिया और हर जगह आपदा की कहानी छोड़ गया। पेन कैसल के नाविक और मछुआरे सभी चट्टानों और चट्टानों पर आ गए और उत्सुकता से देखने लगे। कुछ ही देर में बिजली की चमक से बंदरगाह से लगभग आधा मील दूर एक केज सिर्फ एक जिब के नीचे बहता हुआ दिखाई दिया। सभी की नजरें और सभी चश्मे उस पर केंद्रित थे, अगली चमक की प्रतीक्षा में। और जब वह चमकी तो एक स्वर में कहा गया कि यह ब्रिस्टल और पेंजेंस के बीच व्यापार करने वाली लवली एलिस है और बीच के सभी छोटे बंदरगाहों पर जाती है। भगवान उनकी मदद करे, बंदरगाह मास्टर ने कहा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी उन्हें नहीं बचा सकता जब वे ब्यूड और टिंटागेल के बीच हों और हवा किनारे पर हो। तट रक्षकों ने खुद को झोंक दिया और बहादुर दिलों और इच्छुक हाथों की मदद से उन्होंने रॉकेट उपकरण को फ्लैगस्टाफ रॉक के शिखर पर पहुंचाया। फिर उन्होंने नीली बत्तियां जलाईं ताकि जहाज पर सवार लोग बंदरगाह के खुलने को देख सकें अगर वे वहां पहुंचने का कोई प्रयास करें। उन्होंने जहाज पर काफी बहादुरी से काम किया, लेकिन कोई भी कौशल या मानव शक्ति काम नहीं आई। कई मिनट बीतने से पहले ही लवली एलिस बंदरगाह के मुहाने की रक्षा करने वाली बड़ी द्वीप चट्टान पर अपने विनाश की ओर बढ़ गई। जहाज पर सवार लोगों की चीखें तूफान में धीमी पड़ गईं, क्योंकि वे जीवन के आखिरी मौके पर खुद को समुद्र में फेंक रहे थे। नीली बत्तियां जलती रहीं और उत्सुक आंखें पानी की गहराई में झांकती रहीं ताकि कोई चेहरा दिखाई दे सके, और रस्सियां मदद के लिए तैयार रखी गईं। लेकिन कभी कोई चेहरा नहीं दिखा और इच्छुक हाथ बेकार पड़े रहे। एरिक अपने साथियों के बीच था। उस जंगली घंटे में उसका पुराना आइसलैंडिक मूल कभी भी अधिक स्पष्ट नहीं था। उसने एक रस्सी ली और बंदरगाह मास्टर के कान में चिल्लाया, मैं सील गुफा के ऊपर चट्टान पर उतर जाऊंगा। ज्वार बढ़ रहा है और कोई वहां बह सकता है। पीछे हटो यार, जवाब आया। क्या तुम पागल हो? उस चट्टान पर एक बार फिसले और तुम खो गए, और कोई भी आदमी ऐसे तूफान में अंधेरे में अपने पैर नहीं रख सकता। बिल्कुल नहीं, जवाब आया। तुम्हें याद है कि कैसे एबेल बेहेना ने मुझे ऐसी ही एक रात में बचाया था जब मेरी नाव गुल रॉक पर चली गई थी। उसने मुझे सील गुफा में गहरे पानी से खींचकर निकाला था, और अब कोई फिर से वहां बह सकता है जैसे मैं बह गया था। और वह अंधेरे में चला गया। उभरी हुई चट्टान ने फ्लैगस्टाफ रॉक पर प्रकाश को छिपा दिया था, लेकिन वह अपना रास्ता इतनी अच्छी तरह से जानता था कि उसे चूकना नहीं था। उसके साहस और पैरों की दृढ़ता ने उसे प्रभावित किया। वह कुछ ही देर में सील गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर लहरों की क्रिया द्वारा काटे गए बड़े गोल शीर्ष वाले चट्टान पर खड़ा हो गया, जहां पानी अथाह था। वहां वह तुलनात्मक रूप से सुरक्षित खड़ा था, क्योंकि चट्टान का अवतल आकार अपनी ही ताकत से लहरों को पीछे धकेल रहा था, और हालांकि उसके नीचे का पानी उबलते हुए कड़ाही की तरह उबल रहा था, लेकिन उस स्थान से ठीक आगे लगभग शांति का स्थान था। यहां चट्टान भी तूफान की आवाज को बंद कर रही थी, और वह सुनने के साथ साथ देख भी रहा था। जब वह रस्सी के कुंडल को फेंकने के लिए तैयार खड़ा था, तो उसे लगा कि उसने अपने नीचे पानी के भंवर से परे एक फीकी, निराश करने वाली चीख सुनी है। उसने इसे एक ऐसी चीख के साथ प्रतिध्वनित किया जो रात में गूंजती रही। फिर उसने बिजली की चमक का इंतजार किया, और जैसे ही वह गुजरी, उसने अपनी रस्सी को अंधेरे में फेंक दिया, जहां उसने झाग के भंवर के बीच से एक चेहरा उठते देखा था। रस्सी फंस गई थी, क्योंकि उसने उस पर खिंचाव महसूस किया था, और वह अपनी शक्तिशाली आवाज में फिर से चिल्लाया, इसे अपनी कमर के चारों ओर बांध लो और मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। फिर जब उसे लगा कि यह तेज है, तो वह चट्टान के साथ साथ समुद्री गुफा के दूर किनारे पर चला गया, जहां गहरा पानी कुछ शांत था और जहां वह बचाए गए आदमी को लटकती चट्टान पर खींचने के लिए पर्याप्त मजबूत पैर जमा सकता था। उसने खींचना शुरू किया, और कुछ ही देर में उसे रस्सी से पता चल गया कि जिस आदमी को वह अब बचा रहा है, वह जल्द ही चट्टान के शीर्ष के करीब होगा। उसने एक पल के लिए खुद को स्थिर किया और एक लंबी सांस ली,
ताकि वह अगले प्रयास में बचाव पूरा कर सके। उसने अभी अभी काम पर अपनी पीठ झुकाई थी कि बिजली की एक चमक ने दो लोगों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर दिया। बचाने वाला और बचाया गया। एरिक सेंसन और एबेल बेहेन्ना आमने सामने थे और इस मुलाकात के बारे में उनके अलावा और परमेश्वर को कोई नहीं जानता था। उसी क्षण एरिक के दिल में जुनून की लहर दौड़ गई। उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं और कैन के प्रति घृणा से उसकी आंखें बाहर निकल आईं। उसने पहचान के क्षण में एबेल के चेहरे पर खुशी देखी कि उसका हाथ ही उसे सहारा देने वाला था और इसने उसकी नफरत को और बढ़ा दिया। जब वह जुनूनी था तो वह पीछे हट गया और रस्सी उसके हाथों के बीच से निकल गई। उसकी नफरत के क्षण के बाद उसकी बेहतर मर्दानगी का आवेग आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वह अपने आप को संभाल पाता, हाबिल उस रस्सी से बंधा हुआ था जो उसे सहायता प्रदान करने वाली थी तथा एक निराशाजनक चीख के साथ भयावह समुद्र के अंधेरे में वापस गिर गया। फिर कैन के पागलपन और विनाश को अपने ऊपर महसूस करते हुए एरिक चट्टानों पर वापस भागा, खतरे की परवाह किए बिना और केवल एक ही चीज के लिए उत्सुक, अन्य लोगों के बीच होना जिनकी जीवंत आवाजें उस आखिरी चीख को बंद कर देंगी जो अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। जब वह फ्लैगस्टाफ रॉक पर वापस आया तो लोगों ने उसे घेर लिया और तूफान के प्रकोप के बीच उसने बंदरगाह मास्टर को यह कहते हुए सुना, जब हमने चीख सुनी तो हमें लगा कि तुम खो गए हो। तुम कितने गोरे हो? तुम्हारी रस्सी कहां है? क्या कोई बहकर आ गया था? कोई नहीं, उसने जवाब में चिल्लाया, क्योंकि उसे लगा कि वह कभी यह नहीं बता पाएगा कि उसने अपने पुराने साथी को वापस समुद्र में जाने दिया, और वह भी उसी जगह और उन्हीं परिस्थितियों में जिसमें उस साथी ने अपनी जान बचाई थी। उसे उम्मीद थी कि एक बेबाक झूठ से वह इस मामले को हमेशा के लिए शांत कर देगा। गवाही देने वाला कोई नहीं था, और अगर उसे हमेशा के लिए अपनी आंखों में वह सफेद चेहरा और अपने कानों में वह निराशा भरी चीख लेकर चलना पड़े, तो कम से कम किसी को इसके बारे में पता तो नहीं चलना चाहिए। कोई नहीं, उसने और भी जोर से चिल्लाया। मैं चट्टान पर फिसल गया और रस्सी समुद्र में गिर गई। ये कहते हुए वह उनसे दूर चला गया और खड़ी चढ़ाई से नीचे भागता हुआ अपनी झोपड़ी में पहुंचा और खुद को अंदर बंद कर लिया। उस रात का बाकी समय उसने बिस्तर पर लेटे लेटे बिताया, कपड़े पहने और निश्चल ऊपर की ओर ताकता हुआ, और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसे अंधेरे में एक पीला चेहरा दिखाई दे रहा था जो बिजली की चमक में भीगा हुआ चमक रहा था, जिसकी खुशी भयावह निराशा में बदल रही थी। और उसने एक चीख सुनी जो उसकी आत्मा में गूंजना बंद नहीं हुई। सुबह तूफान थम गया और सब कुछ फिर से खुशनुमा हो गया, सिवाय इसके कि समुद्र अभी भी अपनी अधूरी उग्रता के साथ उग्र था। मलबे के बड़े बड़े टुकड़े बंदरगाह में बहकर आ गए और द्वीप की चट्टान के चारों ओर समुद्र में अन्य टुकड़े बिखर गए। 2 शव भी बंदरगाह में बहकर आए। एक मलबे में डूबे जहाज का मालिक, दूसरा एक अजीब नाविक जिसे कोई नहीं जानता था। सारा ने शाम तक एरिक को कुछ नहीं देखा और फिर उसने सिर्फ 1 मिनट के लिए अंदर देखा। वह घर में नहीं आया, बल्कि बस खुली खिड़की से अपना सिर अंदर डाला। अच्छा सारा, उसने ऊंची आवाज में पुकारा। हालांकि उसे यह बात सच नहीं लगी। क्या शादी की पोशाक तैयार हो गई है? रविवार का सप्ताह, ध्यान रहे, रविवार का सप्ताह। साराह को इस बात की खुशी थी कि सुलह इतनी आसानी से हो गई, लेकिन एक स्त्री की तरह जब उसने देखा कि तूफान टल गया है और उसकी आशंकाएं निराधार हैं, तो उसने तुरंत अपराध का कारण दोहराया। रविवार को ऐसा ही हो, उसने बिना ऊपर देखे कहा। अगर शनिवार को एबेल नहीं आया। फिर उसने शरारती अंदाज में ऊपर देखा। हालांकि उसका दिल अपने प्रेमी के फिर से भड़कने के डर से भरा हुआ था, लेकिन खिड़की खाली थी। एरिक ने खुद को वहां से हटा लिया था और मुंह फुलाकर वह अपना काम फिर से शुरू कर दिया। उसने एरिक को रविवार दोपहर तक नहीं देखा। जब तीसरी बार प्रार्थना सभा बुलाई गई, जब वह सभी लोगों के सामने उसके पास आया, जिसमें वह मालिकाना अंदाज में पेश आया, जिससे वह आधी खुश और आधी नाराज हुई। अभी नहीं मिस्टर, उसने कहा, उसे दूर धकेलते हुए, जबकि दूसरी लड़कियां हंस रही थीं। अगर आप चाहें तो अगले रविवार तक प्रतीक्षा करें, शनिवार के बाद का दिन। उसने उसे शरारती नजरों से देखते हुए कहा। लड़कियां फिर से हंसने लगीं और युवक ठहाके लगाने लगे। उन्हें लगा कि यह अपमान था जिसने उसे छुआ था, इसलिए जब वह मुड़ा तो वह चादर की तरह सफेद हो गया। लेकिन सारा, जो उनसे ज्यादा जानती थी, हंस पड़ी, क्योंकि उसने उसके चेहरे पर फैले दर्द के बीच जीत देखी थी।
सप्ताह बिना किसी घटना के बीत गया। हालांकि शनिवार के करीब आते ही सारा को कभी कभी चिंता होने लगी और एरिक के मामले में वह रात के समय एक पागल आदमी की तरह घूमता था। जब दूसरे लोग पास होते तो वह खुद को रोक लेता, लेकिन कभी कभी वह चट्टानों और गुफाओं के बीच जाकर जोर से चिल्लाता। ऐसा करने से उसे कुछ राहत मिली और वह कुछ समय के लिए खुद को बेहतर तरीके से रोक पाया। पूरे शनिवार वह अपने घर में रहा और कभी बाहर नहीं निकला। चूंकि अगले दिन उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए पड़ोसियों ने सोचा कि यह उसकी शर्म है और उन्होंने उसे परेशान नहीं किया या उस पर ध्यान नहीं दिया। केवल एक बार वह परेशान हुआ और वह तब हुआ जब मुख्य नाविक उसके पास आया और बैठ गया और कुछ देर रुकने के बाद बोला, एरिक, मैं कल ब्रिस्टल में था। मैं रस्सी बनाने वाले के यहां था ताकि तूफान की रात खोई हुई कुंडल की जगह एक कुंडल ले सकूं, और वहां मैंने इस जगह के माइकल हेवंस को देखा जो वहां सेल्समैन है। उसने मुझे बताया कि एबेल बेहना पिछले हफ्ते कैंटन से स्टार ऑफ डीसी पर घर आया था और उसने सारा बेहना के नाम पर ब्रिस्टल बैंक में पैसे जमा करवाए थे। उसने माइकल को खुद ही यह बताया था और उसने पेन कैसल के लिए लवली एलिस पर यात्रा की थी। धैर्य रखो यार, क्योंकि एरिक ने कराहते हुए अपना सिर घुटनों पर रख दिया था, अपना चेहरा अपने हाथों के बीच में दबाए हुए। वह तुम्हारा पुराना साथी था, मैं जानता हूं, लेकिन तुम उसकी मदद नहीं कर सकते थे। उस भयानक रात में वह बाकी लोगों के साथ डूब गया होगा। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि यह किसी और तरीके से हो जाए और तुम सारा ट्रेफुसिस को डरने से बचा सको। वे कभी अच्छे दोस्त थे और महिलाएं इन बातों को दिल से लेती हैं। उसे उसकी शादी के दिन ऐसी तकलीफ में नहीं रहने देना चाहिए। फिर वह उठकर चला गया और एरिक को अभी भी अपने घुटनों पर सिर रखे हुए उदास बैठा छोड़ गया। बेचारा, मुख्य नाविक ने अपने आप से कहा, वह इसे दिल पर ले लेता है। अच्छा, ठीक है। वे एक बार सच्चे साथी थे और हाबिल ने उसे बचाया। उस दिन दोपहर को जब बच्चे स्कूल से चले गए थे, वे हमेशा की तरह आधी छुट्टियों में घाट और चट्टानों के किनारे के रास्तों पर भटक रहे थे। कुछ ही देर में उनमें से कुछ लोग बहुत उत्साहित होकर बंदरगाह की ओर दौड़े, जहां कुछ लोग कोयले से भरी नाव उतार रहे थे और बहुत से लोग इस काम की देखरेख कर रहे थे। बच्चों में से एक ने आवाज लगाई, बंदरगाह के मुहाने पर एक शिंशुमार है। हमने उसे ब्लोहोल से आते देखा। उसकी पूंछ लंबी थी और वह पानी के गहरे नीचे था। यह कोई शिंशुमार नहीं था, दूसरे ने कहा। यह एक सील था, लेकिन इसकी एक लंबी पूंछ थी। यह सील गुफा से बाहर आया था। अन्य बच्चों ने अलग अलग गवाही दी, लेकिन दो बिंदुओं पर वे एकमत थे। यह जो भी यह था, पानी के नीचे गहरे ब्लोहोल से आया था और इसकी एक लंबी पतली पूंछ थी। एक पूंछ इतनी लंबी कि वे इसका अंत नहीं देख सकते थे। इस बिंदु पर पुरुषों ने बच्चों का बहुत निर्दयतापूर्वक मजाक उड़ाया, लेकिन चूंकि यह स्पष्ट था कि उन्होंने कुछ देखा था, इसलिए काफी संख्या में लोग, युवा और बूढ़े, पुरुष और महिला, समुद्र के जीव जंतुओं में इस नए सदस्य, एक लंबी पूंछ वाले शिंशुमार या सील की एक झलक पाने के लिए बंदरगाह के मुहाने के दोनों ओर ऊंचे रास्तों पर चले गए। अब ज्वार आ रहा था, हल्की हवा चल रही थी और पानी की सतह इतनी लहरदार थी कि केवल कुछ ही क्षणों में कोई व्यक्ति गहरे पानी में स्पष्ट रूप से देख सकता था। कुछ देर तक देखने के बाद एक महिला ने चिल्लाकर कहा कि उसने चैनल में कुछ चलते हुए देखा है, ठीक उसके खड़े होने के स्थान के नीचे। मौके पर भगदड़ मच गई, लेकिन जब तक भीड़ इकट्ठी हुई तब तक हवा थम चुकी थी और पानी की सतह के नीचे कुछ भी स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। पूछे जाने पर महिला ने जो कुछ देखा था उसका वर्णन किया, लेकिन इतने असंगत तरीके से कि पूरी बात को कल्पना के प्रभाव के रूप में दर्ज किया गया। अगर बच्चों की रिपोर्ट न होती तो उसे बिल्कुल भी श्रेय नहीं दिया जाता। उसका अर्ध उन्मादी कथन कि उसने जो देखा वह अंतड़ियों से बाहर निकले हुए सुअर जैसा था, केवल एक बूढ़े तटरक्षक को ही समझ में आया, जिसने अपना सिर हिलाया लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। दिन के बाकी समय में यह आदमी हमेशा किनारे पर पानी में देखता हुआ दिखाई देता था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा निराशा साफ दिखाई देती थी। अगली सुबह एरिक जल्दी उठ गया। वह पूरी रात सोया नहीं था और रोशनी में घूमना उसके लिए राहत की बात थी। उसने अपने हाथ से दाढ़ी बनाई जो कांपता नहीं था और अपने शादी के कपड़े पहने। उसके चेहरे पर एक थकावट भरी नजर थी और ऐसा लग रहा था जैसे पिछले कुछ दिनों में वह कई साल बूढ़ा हो गया हो। फिर भी उसकी आंखों में जीत की एक जंगली बेचैन रोशनी थी और वह बार बार खुद से बड़बड़ाता रहा, यह मेरी शादी का दिन है,
अब एबेल उस पर दावा नहीं कर सकता। जीवित या मृत, जीवित या मृत, जीवित या मृत। वह अपनी आराम कुर्सी पर बैठा, एक अजीब सी शांति के साथ चर्च के समय के आने का इंतजार कर रहा था। जब घंटी बजने लगी तो वह उठा और अपने घर से बाहर निकल गया। अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। उसने नदी की तरफ देखा और पाया कि ज्वार अभी अभी बदला है। चर्च में वह सारा और उसकी मां के साथ बैठा था। सारा का हाथ हर समय अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए, मानो उसे खोने का डर हो। जब सेवा समाप्त हो गई तो वे एक साथ खड़े हो गए और पूरी मंडली की उपस्थिति में विवाह कर लिया गया, क्योंकि कोई भी चर्च से बाहर नहीं गया था। दोनों ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। एरिक का तो विद्रोही पक्ष भी था। जब शादी समाप्त हो गई तो सारा ने अपने पति का हाथ थामा और वे एक साथ चले गए। लड़कों और छोटी लड़कियों को उनके बड़ों ने शालीन व्यवहार में हथकड़ी लगाई, क्योंकि वे उनके पीछे पीछे चलना चाहते थे। चर्च से रास्ता एरिक के कॉटेज के पीछे की ओर जाता था। उसके और उसके अगले पड़ोसी के कॉटेज के बीच एक संकरा रास्ता था। जब दुल्हन का जोड़ा इस रास्ते से गुजरा तो बाकी लोग, जो थोड़ी दूरी पर उनके पीछे चल रहे थे, दुल्हन की एक लंबी तीखी चीख सुनकर चौंक गए। वे गलियारे से भागे और उसे किनारे पर जंगली आंखों से देखा, एरिक सैनसन के दरवाजे के सामने नदी के किनारे की ओर इशारा करते हुए। गिरते ज्वार ने एबेल बेहेना के शरीर को टूटी चट्टानों पर जमा कर दिया था। उसकी कमर से लटकी रस्सी को धारा ने लंगर के खंभे के चारों ओर घुमा दिया था, और जब तक ज्वार उससे दूर नहीं हो गया था तब तक उसे रोके रखा था। दाहिना कोहनी चट्टान में एक दरार में गिर गई थी, जिससे हाथ सारा की ओर बढ़ा हुआ था। खुली हथेली ऊपर की ओर थी, जैसे कि वह उसे लेने के लिए बढ़ाई गई हो। पीली लटकी हुई उंगलियां पकड़ के लिए खुली हुई थी। सारा सैनसन को उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह कभी ठीक से नहीं पता था। जब भी वह याद करने की कोशिश करती तो उसके कानों में भनभनाहट और आंखों में धुंधलापन आ जाता और सब कुछ खत्म हो जाता। इस सब में से उसे बस एक ही बात याद थी, और यह बात वह कभी नहीं भूली। एरिक की सांसें तेज थीं, उसका चेहरा मरे हुए आदमी से भी ज्यादा सफेद था, और वह अपनी सांसों में बुदबुदा रहा था, शैतान की मदद, शैतान का विश्वास, शैतान की कीमत। ब्रैम स्टोकर द्वारा लिखित द कमिंग ऑफ एबेल बेहेना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ये एक ऐसी कहानी है जो जुनून की विनाशकारी शक्ति और दुह के भयावह प्रभावों की खोज करती है। जैसे जैसे हम इस दुखद कहानी को समाप्त करते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि अनसुलझे भाव हमें अंधेरे और खतरनाक रास्तों पर ले जा सकते हैं, जहां जीवित और अलौकिक के बीच की रेखा खतरनाक रूप से पतली हो जाती है। अधिक विचारोत्तेजक और भयानक कहानियों के लिए बने रहें, और याद रखें, कभी कभी अतीत दफन रहने से इनकार कर देता है और यह वापस आकर अपना हक मांगता है।